बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 3. In this lecture we are going to discuss about the mass energy relationship or is equal to mc square formula. So this course is related to our course relativity and cosmology PH 5509 MSc Physics first semester fall 2021. So in the last lecture, we have discussed about the postulates of special theory of relativity, Lorentz transformation, relativity of simultaneity, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, फिर टाइम डायलेशन के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने वेलोसिटी एडिशन फार्मूला के बारे में पढ़ा है, और फिर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मास वेरिएशन विद वेलोसिटी, और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, और हमने ये साबित किया था कि जैसे जैसे वेलोसिटी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है, वैसे वैसे जो मैथ है उसके अंदर इंक्रीज आना शुरू हो जाता है, और यू कैन से कंक्लूजन कि जो इनर्शिया है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन फॉर्मूलेशन. So in this view, we are going to discuss today is the main concept of the Einstein theory of relativity, and that is कि जो मैटर है और एनर्जी है दे आर बोथ द सेम थिंग, और ये एक ही चीज़ के दो डिफरेंट पहलू हैं, और उसके मुताबिक जो है ये मैथ एनर्जी इक्विवेलेंस बनाते हैं. So here here is the some numerical problems, और ये उस हवाले से आपके पास क्या है जी, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, और इंशाल्लाह हम इसके बारे में भी डिस्कशन को करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस कॉन्सिक्वेंसेस के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो आपके पास m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर गैमा, सो दैट वाज एक्चुअली तौर पे रिटन इन दिस वे here that this is basically the not the gamma here, actually this is basically the gamma जो कि आपके पास यहाँ पे मौजूद है. हम इसको लिख सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर वे कि ये गैमा यहाँ पे नहीं है, बल्कि इट्स बेसिकली द मल्टीप्लिकेशन. तो उस वाले से ये आपके पास गैमा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो उस वाले से दिस इज बेसिकली हेयर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गैमा. तो उस वाले से आप इसको देख सकते हैं कि ये गैमा जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था. तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो ये आपके पास क्या है, m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र. और उस हवाले से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि मैथ जो है वो रिलेटिव मैथ जो है वो रेस्ट मैथ या फिर प्रॉपर मैथ से ज़्यादा मैयर किया जा रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट के जाती है. सो in this way, we have today we are going to formulate that mass energy equivalence. और हमारे पास एक बॉडी है, और अगर इस बॉडी की हम कंसिडरेशन को देखें तो हमने साबित करना है कि इस बॉडी के पास जो एनर्जी होगी वो इस बॉडी के मास और एनर्जी में इंटर कन्वर्टेबल होगी. तो इसको साबित करने का तरीका कार क्या है, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम इसकी मैथ की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, और फिर हम जो है इसके ऊपर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाने के बाद हम ये साबित करेंगे कि जो भी इस पे वर्क किया जाता है एक्चुअली तौर पे वो इसके मास और एनर्जी दोनों को रिलेट करता है. तो इसके तीन स्टेप हैं. सबसे पहला स्टेप इसकी मैथ की डेफिनेशन है, दूसरा स्टेप वर्क डन कंप्यूट करना है, फिर तीसरा स्टेप जो है वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को सॉल्व करना है. So let us consider a body of rest mass m naught moving with the velocity v. Then according to the relativistic mass variation formula, the relativistic mass is given by here m is equal to m naught 1 minus v square over c square. तो अगर आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर देते हैं तो हमारे पास जो है दोनों साइडों पे आपने स्केल ले लेना है, जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ. तो दोनों साइडों पे आप स्केल लें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, और इसको स्केल लेंगे तो ये एम नॉट सी स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, और इसको रीअरेंज करेंगे तो वी विल गेट हेयर एम स्केयर सी स्केयर माइनस वी स्केयर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 1. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मास. अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो तीन स्टेप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सबसे पहले आपने बॉडी की मास डेफिनेशन यूज करनी थी जो कि हमने कर ली है, दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास डेफिनेशन. फिर आपने इसके ऊपर वर्क डन निकालना है, और वो बराबर होता है वर्क डन इज इक्वल टू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला, तो वो एफ डॉट डी एक्स वाला वो भी निकालेंगे। फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। सो दिस विल बी दी वर्क एनर्जी थ्योरम, और इससे हम साबित कर देंगे कि आपके पास यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें कंप्यूट की जा रही हैं। तो इस तरह से हम ये स्टेप कर रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका हुआ है। आइए वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क कंप्यूट करते हैं। तो दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए अगर आप दोनों साइडों पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो है, दिस इज द रिलेटिव और वैल्यू, और दिस इज दी आपके पास क्या है जी, दूसरी वैल्यू है। तो उस हवाले से ये किया जा सकता है इसके मुताबिक। जी, सो वी हैव हियर दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1, एंड अगर आप इन दोनों साइडों पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अगर आप देखें तो इनमें वेरिएबल कौन-कौन से हैं? एक ये m है और दूसरा जो है आपके पास m नॉट है। तो m नॉट भी बेसिकली तौर पे एक प्रॉपर क्वांटिटी है, तो जो कि वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं हो सकती। सो बाय अप्लाइंग द डेरिवेटिव, सो वी हैव दिस फार्मूला लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास किस तरह से वेरिएशन हो रही है। तो हियर इज़ द फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे हमने डिफरेंशियल अप्लाई की। ये दोनों साइडों पे यहाँ पे आपके पास क्या है जी, कांस्टेंट टर्म्स है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वी ओनली लेफ्ट विद दिस साइड। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर और ये वी स्क्वेयर होगा। इसमें आपके पास वी स्क्वेयर भी कांस्टेंट, बिकॉज क्योंकि वी जो है वो फ्रेम की स्पीड होती है, वो भी कांस्टेंट होती है, सी की भी स्पीड कांस्टेंट है। सिर्फ एम स्क्वेयर है, उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो आपके पास है, आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा। बट इसमें कॉमन सेंस जो है, इसमें जो कॉमन बात है वो ये है कि ये जो है एक्चुअली तौर पे इस दफ़ा ये वो वी नहीं है जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इट कुड बी वेरिएबल। तो उस हवाले से आपने इसकी डिफरेंशिएशन भी कर देनी है। तो ओनली वी हैव दिस सी स्क्वायर डीएम आ जाएगा, ये वी स्क्वायर डीएम हो जाएगा और उसके मुताबिक ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो दोबारा से, तो लेट अब इसके अंदर आपने वेरिएबल निकाल लिया है जो कि सी स्क्वायर डीएम है। तो लेट अ फोर्स बी एक्टिंग अपॉन द बॉडी व्हिच डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx in the direction of the force. Now the kinetic energy of the moving body, a work done, is given in the state of motion starting from the rest. So the increase of kinetic energy of the body caused by the work done, तो आपने वर्क डन की डेफिनेशन यूज करनी है। तो एनी चेंज इन द एनर्जी विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स। so the force acting on the body is defined as the time rate of change of linear momentum. So we have here this formula. तो ये आपने सेम वही वाली हमने डेफिनेशन अप्लाई की है, और आप इसके अंदर जो है वो लीनियर मोमेंटम वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, एम वी वाली, और यू कैन से अदर फॉर्म। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो हमारे लीनियर मोमेंटम वाली डेफिनेशन को यूज करते हुए फोर्स को कंप्यूट करने की कोशिश की है। और उसकी दिस इज बेसिकली द फोर्स है जो कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। दिस इज फोर्स, और ये आपके पास क्या है, dx। और ये मिलके आपको क्या दे रहे हैं, चेंज इन वर्क डन दे रहे हैं, और या चेंज इन एनर्जी दे रहे हैं। तो उस हवाले से आपके पास जो है एम डी वी ओवर डी टी प्लस वी ओवर, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो इट इज एम एंड दिस इज द वी। और ये बॉडी की स्पीड है जो कि कम और ज़्यादा हो सकती है, तो इस वजह से हमने इसको वेरिएबल लिया, ये फ्रेम की स्पीड नहीं है। तो इसको ज़रा मद्देनजर रखिएगा। दिस इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ नॉट द फ्रेम, इट्स बेसिकली द स्पीड ऑफ द बॉडी जो कि कम और ज़्यादा हो सकती है। तो उस वाले से आपके पास जो है ये एक्सप्रेशन डेवलप किया जा सकता है। ये यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाया है इन्होंने, पहले एम को छोड़ के वी का डेरिवेटिव लिया, फिर
फिर v को छोड़ के m का डेरिवेटिव ले लिया और dx वैसे का वैसा। आप इनको दोबारा से रीअरेंज कर सकते हैं, इसको रीअरेंज किया हमने, dx ओवर dt जो है वो v लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे ये v आ गया। इसी तरह dx ओवर dt जो है v और v स्क्वायर बन गया यहाँ पे। अगर आप इस इक्वेशन को यूज़ करें जो कि आपके पास यहाँ से कम डिफरेंशिएशन से निकाली हुई है, तो आप यहाँ से इस इक्वेशन की वैल्यू को पुट कर सकते हैं और ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन जो कि बता रही है कि dt इज इक्वल टू क्या है जी, c स्क्वायर dm के बराबर आ। So in this way we have here this formula कि आपके पास जो है dt is equal to this one है, तो according to the equation जो कि डिफरेंशिएशन वाली थी कि dt जो है वो c स्क्वायर dm के बराबर लिखा जा सकता है। ये करने के बाद जो है हम अब इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा के टोटल एनर्जी सिस्टम की निकाल सकें। और उसका तरीकाकार क्या होगा, बहुत आसान है। दिस इज आवर थर्ड स्टेप कि आपने अज्यूम करना है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजिंग विद द, तो यहाँ पे डिफरेंशियल एनर्जी है, आपने इसकी टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपने सिंपली इन सब इक्वेशंस को क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया और इसकी इंटीग्रेशन जो है उसके मुताबिक जो है वो 0 से लेके t तक है और c स्क्वायर m नॉट से लेके m तक है। ये क्या है जी, m नॉट 0, 0 से मुराद है कि जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। जब बॉडी मूव नहीं कर रही तो उसका जो मास होगा वो क्या कहलाएगा, रेस्ट मास। तो दिस इज द एम नॉट। जब बॉडी मूव करती है तो उसका जो मास होगा इट इज कॉल्ड द रिलेटिव मास। और उस हवाले से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दोनों साइडों को इंटीग्रेट करके आप बता सकते हैं कि टी इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो है एम जो है एक्चुअली दैट इज द रिलेटिव एनर्जी और यू कैन से द मूविंग बॉडी की एनर्जी है। और एम नॉट सी स्क्वायर जो है ये आपके पास क्या होगी, ये रेस्ट बॉडी की एनर्जी है, जिसे आप आमतौर पे इंटरनल एनर्जी स्टोर इन द बॉडी उसके मुताबिक भी लिख सकते हैं। तो उस हवाले से हम इन सारी चीज़ों को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और ई नॉट इज दी रेस्ट मास एनर्जी है, उसके मुताबिक आप टी इज इक्वल टू एम नॉट एम सी स्क्र और ये सब कुछ कर सकते हैं। सो द टोटल एनर्जी टी इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्र जो है वो सारे के सारा बराबर होगा टोटल एनर्जी के। और अगर आप इन सबको सम अप करना चाहें तो ई इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करने से पता चलेगा कि E could be written as mc squared. So this is the, you can say the energy and the matter are the both same thing. That was the main idea of the Einstein. So E is equal to mc squared जो है हम डेवलप कर लिया हमने यहाँ। So this is the main relation जो ये साबित करता है कि energy and matter both are the equivalent to each other. So they are both the equivalent। और ये एक बहुत बड़ी बहस है जिसके अंदर ये कहा जाता था कि सारी चीज़ें जो है वो एनर्जी से बनी हैं, ये सारा जो सारी जो यूनिवर्स है वो मादे से बनी है। बट दिस कॉन्सेप्ट गोज इनटू मर्जिंग। और ये अब आइंस्टाइन जो है ये कहता है कि मैदा हो या एनर्जी हो दोनों ही एक ही चीज़ की दो शक्लें हैं और दे आर इंटरकन्वर्टेबल। सो उसी वाले से देखा जाए तो अगर हम स्पेशल कंडीशन पुट करें जो कि है व्हेन द v इज मच मच लेस देन c, तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये एनर्जी के मुताबिक लूज कर जाता है। और आप इसकी डेफिनेशन को यूज करेंगे रिलेटिव मास वाली को, तो यू विल गेट है दिस फार्मूला। ये आपके पास इक्वेशन डेवलप हो जाती है। इस इक्वेशन के अंदर आप एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन ले लें और ये आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है। बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करें, वी ओवर सी टर्म जितनी भी हैं अप्रोच टू जीरो कर देंगे। यू ओनली लेफ्ट विद दिस इक्वेशन एंड दिस इज द हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द सेम फार्मूला, दिस इज द सेम एक्सप्रेशन दैट इज द क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन जो कि आपने अभी साबित किया है। तो जो ये साबित करता है कि अगर आपका रिलेटिविस्टिक स्पीड पे नहीं होते तो आपकी जो एनर्जीज होती हैं वो वैसे ही हो जाती हैं जैसे क्लासिकल एनर्जीज बिहेव कर रही हैं। तो इन सारी बातों से हम जो फिजिकल मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो ये टोटल आपके पास चार चीज़ें हैं। तो उस हवाले से हम इन चार चीज़ों को आइए देखें किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। So, according to these conclusions, we can say here in classical mechanics, the law of conservation of mass and energy are separate principles independent of each other. The relation E is equal to mc square leads to the unification of the two laws in one law, and this is the law of conservation of relativistic energy. तो उस वाले से ये पहला conclusion है। Secondly, from classical mechanics, we know mass is considered something fundamental of matter, while the energy is property of the matter acquired by the virtue of its configuration। तो उस हवाले से जो है
the relation is equal to mc square puts an end to such a distinction between the mass and energy। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि दीज आर बोथ इंटरकन्वर्टेबल, तो उस वाले से जो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है वो इन दोनों बातों को खत्म कर देता है। So the special theory of relativity ascribes energy of all masses and masses to all energies follows from the relation is equal to mc square। तो ये इस हवाले से भी सारी चीज़ों को कंसाइज करती हैं। The delta m is increase in the mass correspond to the increase in the energy here। So when v is approaches to c and t is approaches to infinity, in order to accelerate the body so to make it move with the speed of light, an infinite amount of work would be need to done। Hence, the mass energy equivalence relation can be put as a limit on the velocity a material body can be accelerated with। तो ये बात की यकीन दहानी करवाई जा रही है कि जब भी आप किसी भी बॉडी जिसका मास होगा उसको आप अप्रोचेस टू जो स्पीड ऑफ सी है उसके साथ मूव नहीं करवा सकते, और उसके लिए आपको इन्फिनिट अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो रिक्वायर होगा। एंड दिस इज द अगेन द सेकंड फॉर्म ऑफ दैट कि आपके पास हमेशा ऐसी बॉडी जो है वो मूव कर सकती हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ जिनका जो रेस्ट मास है वो जीरो होगा, एंड दैट इज दी फोटॉन्स और लाइट जो कि ये काम करती है। तो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सिमिलरली वी हैव सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कि किस तरह से आप जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर ग्रिप हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे जनरल तौर पे बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो कैलकुलेट द इफेक्टिव मास ऑफ द फोटोन। तो एक आपके पास फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है 589 ऑंगस्ट्रॉम, तो उस हवाले से बताएं इसका इफेक्टिव मास क्या होगा। तो सब लोग जानते हैं फोटोन जो है वो उसके हिसाब से देखा जाए तो ई इक्वल टू आई सी ओवर लेमडा से आप इसकी एनर्जी कंप्यूट कर सकते हैं, और उस एनर्जी को कंप्यूट करने के बाद आप ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाले फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपके पास ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूट की जा सकती हैं। इसमें जो गिवन डाटा है वो एच की वैल्यू आप कांस्टेंट है, सी की वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए, लैम्डा उन्होंने दे दिया है, तो आप इनको कंप्यूट करें तो आपकी एनर्जी निकल आएगी इन टर्म्स ऑफ जॉउल, और उसके बाद आप इन वैल्यूज को कंप्यूट करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज 3 into 3 7 2 10⁻19 3 into 10⁻8 10⁻2, उस वाले से ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 into 7 10⁻36। तो उस वाले से केजी में ये वैल्यू होगी। तो दिस इज द केजी हेयर। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इतनी वेरिएशन आ रही है, इफेक्टिव मास जो है इसका इतना होगा। तो उस वाले से ये मास जो है मच मच स्मॉलर देन दी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन से भी कम मास है जो कि उस फोटोन का होगा, और ये रिलेटिव मास है तो। तो सिमिलरली यहाँ पे हम वेवलेंथ चेंज करके भी ये काम कर सकते हैं। आप ब्लू लाइट के लिए, रेड लाइट के लिए, ग्रीन लाइट के लिए सारा कुछ कर सकते हैं। Similarly, this is the second way जिसके अंदर calculate the increase in the mass of the proton when they accelerated to the 500 mega electron volt। Here, the kinetic energy of the proton is given by, so this is the way उस तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन जो है वो 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जो है उसके मुताबिक जाउल में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर जो है 10⁻13 है, तो मेगा जो है 10⁻6 होता है, इसलिए यहाँ पर -13 लिखा गया है। -19 वाला हिस्सा जो है वो कन्वर्ट सेक्स के साथ कंपनसेट हो गया। तो ये है आपके पास टोटल एनर्जी 8 × 10⁻11 joule। So let m not be the mass of the proton and m is the relativistic mass. Then using the formula E is equal to m naught minus m naught m minus m naught c square. So we got this value here as 0.889 10⁻27 kg। तो आप इस तरह से इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं कि how much increase in the proton, actually that is the delta m। So that is the change delta m। तो ये हम कंप्यूट कर सकते हैं। Similarly, we can go for this कि आपके पास से calculate the decrease in the mass of 1 gram of water at 0 degree C when it turned into the ice of 0 degree C। तो उस वाले से जो है आपके पास जो है कैलकुलेट द डिक्रीज इन द मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो 0 डिग्री पे है व्हेन इट टर्न इनटू द आइस ऑफ 0 डिग्री सी। तो आप इसके दरमियान जो है वो डिफरेंस स्टडी कर सकते हैं और इसकी एनर्जी जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी सिंपल वे
किस तरह से किया जाएगा जी? लेट एल बी द लेंथ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सारी बात है, जब एक पानी है और वो कन्वर्ट होगा आइस के अंदर, तो दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू द आइस, दैट इज द डेल्टा ई, एंड दिस इज द एम एल। तो उस हवाले से जो है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है आपके पास 1 ग्राम वाटर, सो दिस इज द 1 ग्राम। 80 कैलोरीज जो है उसके मुताबिक चाहिए हमें, सो दिस इज द 80। और एक कैलोरी जो है वो 4.2 जॉल के बराबर होती है, तो उस वाले से हमने इनको कन्वर्ट करके लिख दिया। सो वी हैव द टोटल वैल्यू ऑफ 336 जॉल। The energy is supplied to the water by itself by expense of mass. So if delta m is decrease in the mass of the water, then delta is equal to delta mc square. तो उस वाले से जी डेल्टा इंटू 3 × 10⁻⁸ स्क्र, तो उस वाले से जो है हमें डेल्टा एम चाहिए, निकालना चाह रहे हैं हम, तो 9 × 10⁻16 आ जाएगा ये वाला हिस्सा इसका स्केल लेने के बाद। और जी हमें 336 की वैल्यू पता है, इसको रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा एम निकाल लेंगे। तो दिस इज द डेल्टा एम 3 × 10⁻³ ग्राम, इतना फर्क आ रहा है, और इसके मुताबिक हम इन सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर आप ये स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से जो है मैथ जो है वो एनर्जी के साथ लिंक किया गया है, और एनर्जी को किस तरह से हम मैथ के साथ लिंक कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो देयर आर मैनी प्रॉब्लम जिसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं, और उसके मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। सो वी हैव अनदर प्रॉब्लम जिसके अंदर आपके पास जो है कैलकुलेट द इंक्रीज ऑफ मास ऑफ 500 ग्राम ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक हीट कितनी है आपके पास? 0.15 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री व्हेन इट्स हीटेड टू 900 डिग्री। तो उस हवाले से जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं तो ऑब्वियसली इनके अंदर जो है वो उनकी थर्मल एनर्जी में इजाफा होता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब वो थर्मल एनर्जी उनकी बढ़ रही होती है, तो उसकी वजह से क्या मैथ्स पे भी कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो इन दिस प्रॉब्लम वी आर कंसर्न अबाउट दिस वे। तो इसका बड़ा आसान और सिंपल तरीकाकार है कि मास ऑफ द मेटल जो है वो आपने ले लिया, दैट इज़ जीरस मास, और इस हवाले से जब इसको आपने थर्मल करना है, तो चेंज इन मास जो है हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सारी चीज़ें उन्होंने आपको गिवन है। सबसे पहले आपने एनर्जी को कंप्यूट करना है जो कि इस पूरे प्रोसेस में रिक्वायर है। सो दिस इज़ दी फ्रॉम गिवन डाटा मास इज़ 500 ग्राम, और दिस इज़ दी बेसिकली द स्पेसिफिक हीट, और ये आपके पास है जी एस इंटू 0.51 कैलोरी ग्राम पर डिग्री। सो डेल्टा टी चेंज इन द टेम्परेचर इज बेसिकली दी आपके पास 900 डिग्री है। सो द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द मेटल इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो उस हवाले से 500 multiplied by 0.15 multiplied by 900, and these are the calories। और इस कैलोरी को आपने जॉल में कन्वर्ट कर दिया, so we got this value as a total energy in terms of joule for 2.835 times 5 joule। If the heat absorbed by the metal appear in increase in mass delta m, then delta E is equal to delta mc square। तो उस वाले से डेल्टा ई आपके पास अवेलेबल है, डेल्टा एम निकालना है, डेल्टा सी स्क्वायर का वैल्यू पता है हमें, रीअरेंज करने के बाद यू गॉट दिस वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप किसी मेटल पीस को गर्म करते हैं आधा किलो वाले को, तो उसके अंदर जो तब्दीली आती है मैथ की वो 3.15 10⁻⁻19 ग्राम की आ रही है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्क्स इन अदर एनर्जी मैथ रिलेशनशिप से। तो इस वाले से आप इस तरह के छोटे-छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, और छोटे-छोटे एमसीक्यूज़ के तौर पे भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप इनको इनकी प्रैक्टिस करें। आपकी बुक के अंदर और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अवेलेबल हैं, उनको भी स्टडी करें। किसी जगह कन्फ्यूजन है तो यू कैन डिस्कस आवरसेल्फ। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द मोमेंटम एनर्जी रिलेशनशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो अपने इन लेक्चर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डिस्कशन देन यू आर वेलकम। आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से, और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप हमारे साथ डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने सवालात जो है वो पूछ सकते हैं।
अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।